नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन ने पिछले लेक्चर के माध्यम से रीट एसएसटी के लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दोस्तों पृथ्वी की गतियां। उससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी अपने पास, वो अपन ने पिछले लेक्चर में प्राप्त कर ली थी। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था दोस्तों कि जो पृथ्वी है वो अपने दो प्रकार से गतियां करती है। पहली जो गति पढ़ी थी दोस्तों, अपन ने पढ़ी थी पृथ्वी की परिभ्रमण गति, और दूसरा जो टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति से संबंधित जो भी जानकारी थी वो अपन ने पिछले लेक्चर में देख ली थी। परिक्रमण गति के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपन ने देख लिए थे। आगे की जो महत्वपूर्ण फैक्ट है अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आज अपन इस लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी एक बार बोर्ड से ध्यान पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अपने एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आज के लेक्चर को अटेंड करेंगे दोस्तों, और जैसा मैं आपको समझाऊंगा उस प्रकार से आपको ये समझना रहेगा। काफी अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, आपको सारी चीजें यही याद हो जाएगी। तो आइए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे दोस्तों पृथ्वी की गतियां। इसके अंतर्गत अपन ने दो प्रकार की गतियों का अध्ययन किया है। पहली पढ़ी थी दोस्तों अपन ने परिभ्रमण गति, और दूसरी पढ़ी थी दोस्तों अपन ने परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति को ही अपन ने अक्षय गति भी कहा था, क्योंकि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसे ही अपन परिभ्रमण गति कहते हैं। दूसरा टाइप पढ़ा था दोस्तों अपन ने परिक्रमण गति का, जिसे अपन ने क्या कहा था, कक्षय गति भी कहा था, क्योंकि जो पृथ्वी है उस सूरज के चारों ओर परवलयाकार या अंडाकार कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो आज इसी गति से संबंधित अपने पास कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं फैक्ट को अपन कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन आज सबसे पहले पृथ्वी की चार स्थितियां लेने वाले हैं कि जो पृथ्वी अपने पास वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन सी कक्षा में लगाती है इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, परवलयाकार या अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, न कि वर्ताकार कक्षा में। तो देखिए दोस्तों, अपन आज चार स्थितियां देखेंगे। पहली स्थिति इस प्रकार से, सेकंड इस प्रकार से है, ये थर्ड स्थिति है, और ये फोर्थ स्थिति है या कंडीशन है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूरज की ओर क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है अपने पास। और जो पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 365 दिन 6 घंटे। ये लगभग अपन ने पढ़ा था। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो अपने पास परिक्रमण वेग होता है दोस्तों अपने पास, यानी कि जो पृथ्वी की कक्षीय गति होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जानकारी दी थी। तो देखिए दोस्तों, आज जो चीजें अपन कवर करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको काफी सारी नई चीजें देखने को और सीखने को मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो फर्स्ट कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे अपन, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों आपको पता होगा ये कौन सी लाइन हो जाएगी अपने पास, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे आप क्या कहते हो दोस्तों, भूमध्य रेखा, या फिर इसी का एक और नाम अपन लिखते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, करक रेखा कहते हैं। इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो अगला लेक्चर आएगा अपने पास वो अपने टॉपिक भी है अक्षांश और देशांतर, उसमें आपको इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी इस लेक्चर को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको साथ के साथ दे रहा हूं। अपने पास ये जो लाइन होती है ये होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा कहते हैं। यहां तक आगे समझ में आप सभी के, ये अपने पास कौन सा ध्रुव कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है अपने पास। ये पृथ्वी की क्या है, अक्ष है दोस्तों। और आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये कौन सा पोल हो जाएगा दोस्तों, ये अपने पास दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि अपने पास
जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके नीचे वाला पार्ट तो क्या कहलाता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, जबकि 0 डिग्री का ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये अपने पास कहलाता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। अब देखो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, अपने पास जो सूरज की किरणें हैं दोस्तों ये सीधी लंबवत गिर रही है अपने पास मकर रेखा पर। ठीक है, जब अपने पास फर्स्ट कंडीशन क्या ले रहे हैं कि जब सूरज की लंबवत किरणें किस पर गिरती हो, मकर रेखा पर गिरती हो, या आप कह सकते हो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में गिरती हो। तो जब आपको पता है सूरज मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, अपने पास दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, जहां ज्यादा चमकेगा सूरज वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है अपने पास उसमें गर्मी के दिन होते हैं, यानी कि गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ेगी यानी कि बड़े दिन होंगे। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं बड़े दिन होते हैं। किस कंडीशन में, जब सूरज की लंबवत किरणें किस पर गिरती हैं, मकर रेखा पर गिरती हैं। और इसी कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा दोस्तों, जब इधर अगर गर्मी पड़ रही है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। यहां पर मैं लिख सकता हूं उत्तरी गोलार्ध में इस कंडीशन में क्या होगा, ठंड पड़ेगी या फिर सर्दी पड़ेगी, यानी कि छोटे दिन होंगे। छोटे दिन होंगे। तो इसी चीज को अपन ने यहां पर देखा है कि जब अपने पास सूरज की लंबवत किरणें मकर रेखा पर गिरती है तो दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या होता है दोस्तों, गर्मी के दिन होते हैं और बड़े दिन होते हैं। जबकि इसी कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों, ठंड का समय होता है और छोटे दिन होते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसी चीज को अपन कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शीत अयनांत। इसे क्या कहा जाता है, शीत अयनांत कहा जाता है। और एक डेट आती है अपने पास दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उस डेट को क्वेश्चन पूछा जाता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, अपने पास उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर के दिन। और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। तो इसी चीज को अपन, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि शीत अयनांत क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो इस डायग्राम के माध्यम से कि जब सूरज की लंबवत किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं तो उस समय पर दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन होते हैं तथा गर्मी का माहौल होता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का समय होता है और छोटे दिन होते हैं। और इसी कंडीशन में अपने पास 22 दिसंबर ऐसी डेट आती है जब अपने पास उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहते हैं। तो ये पहली कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी कौन सी गति कर रही है, परिक्रमण गति कर रही है। ठीक है, सूरज के चारों ओर परवलयाकार या फिर अंडाकार कक्षा में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन के बाद जब अपने पास पृथ्वी इस कंडीशन में आ जाती है, सेकंड कंडीशन क्या ले रहे हैं, इस टाइप से ले रहे हैं। तो ये कौन सी रेखा हो गई अपने पास, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक है, देखिए दोस्तों सेकंड कंडीशन में अपन क्या बात करेंगे कि अपने पास जो सूरज की लंबवत किरणें किस पर गिरे, डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर गिरे। यहां पर कौन सी रेखा पर गिरी थी, अपने पास मकर रेखा पर गिरी थी। परंतु यहाँ पर अपन जो सेकंड कंडीशन ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो सूरज की किरणें हैं लंबवत वो भूमध्य रेखा पर गिर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो अपने पास उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है इसमें लगभग समय क्या होगा, समान होता जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक डेट आती है अपने पास 21 मार्च। 21 मार्च के दिन क्या होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही क्या होता है अपने पास 12-12 घंटे की दिन व रात होते हैं। तो 12-12 घंटे के दिन व रात होते हैं। कब होते हैं, 21 मार्च को। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बसंत विषु कहा जाता है। जो ये विषु शब्द आया है दोस्तों ये अपनी भूमध्य रेखा से ही आया है, क्योंकि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी से रिलेट करके यहाँ पर विषु शब्द को लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च के दिन क्या होता है,
जब अपने पास सूरज पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, तब उस कंडीशन में अपने पास उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों, 12-12 घंटे की दिन व रात होती है। आ गया समझ में यहाँ तक। और कब होती है, 21 मार्च को होती है, जिसे वसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। ऐसी कंडीशन अपने पास यहाँ पर फोर्थ कंडीशन में बनेगी, जिसे अपन शरद विषुव कहते हैं, जो कि 23 सितंबर को बनती है। उस दिन भी अपने पास 12 घंटे का ही दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सेकंड कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों थर्ड कंडीशन के बारे में। देखिए दोस्तों, थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले अपन ने पढ़ा कि जब सूरज की किरणें अपने पास मकर रेखा पर सीधी पड़ती। सेकंड कंडीशन में अपन ने पढ़ा जब सूरज की किरणें किस पर गिर रही हो, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर गिर रही हो। तो थर्ड कंडीशन अपन क्या देखेंगे, जब सूरज की किरणें डायरेक्ट किस पे पड़ रही हो, अपने पास कर्क रेखा पर पड़ रही हो, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों, जिसे कि अपन कर्क रेखा कहते हैं। इस पर जब सूरज की लंबवत किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, इस भाग में ज्यादा गर्मी पड़ेगी और इस भाग में ठंड पड़ेगी। तो यहाँ पर कर्क रेखा यानी कि ये भाग कौन सा हो गया, ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई अपने पास भूमध्य रेखा। जिसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध है अपने पास, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा भाई, इधर सूरज ज्यादा चमक रहा है तो इधर क्या होगा, गर्मी का माहौल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, गर्मी होगी। किधर होगी, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि आप कह सकते हो बड़े दिन होंगे। सेम इसी का उल्टा यहाँ पर करना है अपने को, ठीक है। अब जब उत्तरी गोलार्ध में इस समय पर गर्मी पड़ रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा अपने पास दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया अपने पास। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सर्दियों का समय हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो ठंड पड़ेगी और छोटे दिन होंगे, ठीक है। अब देखियो, अपन यहाँ 22 दिसंबर की एक डेट ली है, जब क्या कर रहे हैं अपन, सबसे छोटा दिन का नोटिस कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एक डेट आती है अपने पास दोस्तों, जो कि अपने पास 21 जून की होती है। 21 जून को क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, वहां पर तो उसे कहा अपन ने शीत आयनांत, तो यहाँ इसे कह देंगे अपन ग्रीष्म आयनांत, ग्रीष्म आयनांत। आ गया समझ में, यहाँ तक कुछ भी चीज रटाई नहीं है दोस्तों, इसी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाइए। समझोगे तो ज्यादा समय तक ये चीजें याद रहेगी और यहाँ से आपके रीट एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसे क्या कह दिया अपन ने, शीत आयनांत कह दिया। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 21 जून को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और इसे अपन ग्रीष्म आयनांत कहते हैं और इसे अपन शीत आयनांत कहते हैं। शीत आयनांत की कंडीशन जब बनती है, जब सूरज की लंबवत किरणें किस पर गिरती है, मकर रेखा पर गिरती है। और ग्रीष्म आयनांत की कंडीशन जब बनती है, जब सूरज की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर गिरती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फोर्थ कंडीशन पर अपन चलते हैं। तो चौथी कंडीशन में इस प्रकार से यहाँ पर सूरज और पृथ्वी की स्थिति होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए कि जो सूरज की किरणें हैं वो किस पर गिर रही है, वो अपने पास भूमध्य रेखा पर गिर रही है, जो 0 डिग्री वाली लाइन है दोस्तों, जिसे अपन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर अगर सूरज की लंबवत किरणें पड़ती हैं इस कंडीशन में, तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, वही दिन रात लगभग बराबर होंगे। तो यहां पर देखिए, ये तो हो गया अपने पास उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया अपने पास दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर भी एक ऐसी डेट आती है अपने पास, जो कि 23 सितंबर की डेट होती है। 23 सितंबर को क्या होता है मित्रों, अपने पास उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन व रात बराबर होते हैं, यानी कि 12-12 घंटे की ही दिन व रात होते हैं। आ गया समझ में। और इस चीज को क्या कहेंगे अपन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे अपन शरद विषुव, शरद विषुव। यहाँ क्या कंडीशन ली अपन ने 21 मार्च को, बसंत विषुव की, क्योंकि इसके बाद क्या है, गर्मियों के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। इस यहाँ पर कौन सी कंडीशन ली अपन ने, 23 सितंबर वाली, इसे अपन क्या कह रहे हैं, शरद विषुव कह रहे हैं। इसके बाद सर्दियों का समय प्रारंभ हो जाता है अपने उत्तरी गोलार्ध में। तो ये 4 कंडीशन थी दोस्तों, अलग अलग कंडीशन के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाया है। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अगर समझ में भी नहीं आता है तो आगे एक और तरीका बताऊंगा, उससे आप इजीली इन चीजों को याद रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, बाद में इसे आप उतार सकते हैं अपने रजिस्टर में। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, इसी को अपन दूसरे कंसेप्ट से समझने वाले। तो क्या है, अपने एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो शीत अयनांत को लेके पूछ लिया जाता है, विषु को लेके पूछ लिया जाता है, जिसमें कि अपन बसंत विषु पढ़ते हैं, शरद विषु पढ़ते हैं। बसंत विषु की कंडीशन 21 मार्च को होती है, शरद विषु की कंडीशन अपने पास 23 सितंबर को होती है। डेट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डेट यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है। 22 दिसंबर के दिन क्या होता है अपने उत्तरी गोलार्ध में। अभी जो वर्तमान कंडीशन अप्लाई हो रही है वो कौन सी हो रही है, ये वाली हो रही है। अभी क्या है, जो सूरज की लंबवत किरणें हैं वो मकर रेखा पर पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, सबसे छोटे दिन होते हैं, दिन छोटे होते हैं, और 22 दिसंबर जो डेट निकली है उस दिन अपने पास सबसे छोटा दिन अपने को नोटिस करने में आया था। इसी प्रकार दोस्तों, जो अपने पास ग्रीष्म अयनांत होता है उसमें क्या होता है, 21 जून की ऐसी डेट होती है जब अपने पास उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, इसे फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो पृथ्वी की सेकंड टाइप की गति पढ़ी थी अपन ने, परिक्रमण गति, या जिसे अपन बोलते हैं कक्षीय गति, इसी का अपन अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको 4 अलग अलग कंडीशन बताई, तो उसी चीज को एक बार आपको मैं बता देता हूं दोबारा से, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी है, ये क्या है अपनी पृथ्वी है। ये अपने पास कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इसे क्या बोलते हैं अपन, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। देखिए दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा है अभी, देखिए दोनों जो अन्य रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा, उससे बना देते हैं अपन। तो मान लीजिए अपने पास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार ये हो गई अपने पास दक्षिण वाली 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा कहते हैं। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, अपन ने 4 अलग अलग कंडीशन ली है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या ली थी अपन ने, अपन सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा वाली। 2 कंडीशन अपन ने भूमध्य रेखा पर ली थी। जैसे कि मैं मान लीजिए कि जो सूरज है उसकी जो लंबवत किरणें हैं वो सबसे पहले अपने पास जो डेट पड़ी थी अपन ने, वो पड़ी थी 21 मार्च। 21 मार्च को क्या है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। इस समय क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 12-12 घंटे की होते हैं। इसे अपन ने क्या कहा है, बसंत विषु कहा है, यही कहा ना। देखिए, पहली कंडीशन ये ले लिया अपन ने, और एक और कंडीशन बनी थी अपने पास, जो कि कब बनी थी अपने 23 सितंबर को। 23 सितंबर को भी अपने पास क्या होता है, दिन और रात कितने कितने घंटे के होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं। इसे अपन ने क्या कहा है दोस्तों, शरद विषु कहा है, ठीक है। ये 2 कंडीशन अपन ने पढ़ी थी दोस्तों भूमध्य रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर। और एक कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कर्क रेखा वाली, 3rd कंडीशन। तो कर्क रेखा पर जो सूरज चमकता है सीधा, वो कब चमकता है अपने पास, 21 जून को। 21 जून को क्या है, सूरज अपने पास कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों जी, अपने पास कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में आ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा दोस्तों, गर्मी के दिन होते हैं और बड़े दिन होते हैं, और जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को ही नोट किया जाता है, ठीक है। एक कंडीशन पढ़ी थी अपन ने दोस्तों मकर रेखा वाली, तो मकर रेखा का भी मैं आपको बता देता हूं, जिसे शरद विषु कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये मकर रेखा हो गई अपने पास। इस पर कब चमकता है सूरज, 22 दिसंबर को।
22 दिसंबर को क्या होता है अपने पास, जो सूरज है उसकी लंबवत किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इस समय क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है तथा बड़े दिन होते हैं, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सर्दी का समय हो जाएगा, यानी कि ठंड पड़ेगी और छोटे दिन होंगे। ये चीज बताई थी अभी 4 कंडीशन के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, एक बार इसे मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहली कंडीशन अपन, जैसे यहाँ मान लीजिए आप कि जो सूरज की लंबवत किरणें हैं वो 21 मार्च को क्या कर रही है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है। जैसे जैसे अपने पास पृथ्वी परिक्रमण गति करती है तो स्थिति बदलती जाएगी। तो अपने पास जो सूरज की लंबवत किरणें हैं वो क्या होती है दोस्तों, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से यहां से खिसकती हुई कहां किधर बढ़ती है, कर्क रेखा की ओर बढ़ती है। तो एक ऐसी कंडीशन आती है, उसके बाद 21 मार्च के बाद क्या होता है, 21 जून को जो सूरज की लंबवत किरणें हैं वो अपने पास कर्क रेखा पर सीधी पड़ने लग जाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, अपने पास उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और गर्मी के समय रहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे अपन ने क्या कहा था, ग्रीष्म अयनांत कहा था, ग्रीष्म अयनांत। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, जो सूरज की लंबवत किरणें हैं वो अपने पास जो भूमध्य रेखा होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तो उसके बाद अपने पास एक डेट आती है दोस्तों 23 सितंबर। 23 सितंबर को वापस क्या होता है, जो सूरज की लंबवत किरणें हैं वो अपने पास भूमध्य रेखा पर गिरने लग जाती हैं और 23 सितंबर को फिक्स अपने पास भूमध्य रेखा पर सूरज की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसे अपन क्या कह रहे हैं, शरद विषु कह रहे हैं, और दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही पृथ्वी अपने पास परिक्रमण गति करती हुई चलती है परवलयाकार या अंडाकार कक्षा में, तो फिर उसके बाद क्या होता है, अपने पास जो सूरज की लंबवत किरणें दोस्तों वो यहाँ पर भूमध्य रेखा से हटती हुई मकर रेखा की ओर बढ़ने लगती है। तो एक कंडीशन आती है अपने पास 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, अपने पास जो सूरज की लंबवत किरणें हैं वो अपने पास मकर रेखा पर सीधे पड़ने लग जाती है। इस समय क्या होता है दोस्तों, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है अपने पास उसमें गर्मी पड़ने लग जाती है और बड़े दिन होते हैं, जबकि इसी कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ठंड का समय होता है और छोटे दिन होते हैं। 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, शीत अयनांत कहते हैं। ठीक है। इस समय अपने यहाँ क्या होता है, सर्दी पड़ती है, इस वजह से इसे अपन शीत अयनांत कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा अपने पास चार्ट बन जाता है। इसके बाद क्या होगा, वापिस ये कंडीशन प्रारंभ वाली कंडीशन प्रारंभ हो जाएगी, कौन सी वाली, 21 मार्च वाली। फिर 21 मार्च से यही रूटीन वापस स्टार्ट हो जाता है सूरज और पृथ्वी का। तो इस प्रकार से आपके साइकिल बन जाता है। तो आपको इसके माध्यम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसे भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की जो अपने पास बिंदु है उनको अपन देखेंगे। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट डाउन कर लो। देखिए दोस्तों, अब इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सौर वर्ष, यानी कि एक सौर वर्ष क्या होता है। जिसकी परिभाषा भी आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे दोस्तों, पृथ्वी द्वारा एक साल में या एक वर्ष में प्राप्त किया गया, पृथ्वी द्वारा एक साल में प्राप्त किया गया कुल सौर विकिरण क्या कहलाता है, एक सौर वर्ष कहलाता है। तो इसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक सौर वर्ष में क्या होता है, अपने पास जो सूरज है वो क्या करता है दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है। अपन ने जो अभी साइकिल पढ़ा इस प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो बीच वाली लाइन थी अपने पास ये कौन सी थी, भूमध्य रेखा थी। तो सूरज क्या कर रहा है, एक सौर वर्ष में भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करता है। एक तो करता है दोस्तों 21 मार्च को, ठीक है, उसके बाद 23 सितंबर को। ओके, तो ये आपसे पूछ लिया जाए
कि 100 वर्ष में सूरज भूमध्य रेखा को कितने बार पार करता है, तो आप बताओगे 2 बार पार करता है या 2 बार क्रॉस करता है। ठीक है, इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। फिर एक बार आपको थ्योरी के रूप में, इसे संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप क्या है नोट्स भी बना सकूं। तो ये आपके चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों। जो पृथ्वी की गतियां पढ़ी थी अपन ने 2 प्रकार की, एक पढ़ी थी परिभ्रमण गति और एक पढ़ी थी परिक्रमण गति। ये परिक्रमण गति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट चल रहे हैं दोस्तों, जिनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, काफी अच्छे से बताया है आपको। ठीक है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको जो पिछला लेक्चर लिया था पृथ्वी की गतियों से संबंधित, उसमें 2 डेट और बताई थी, याद हो तो आपको। एक तो बताई थी 3 जनवरी और एक बताई थी दोस्तों 4 जुलाई। तो 3 जनवरी को क्या होता है अपने पास, 3 जनवरी को अपने पास कौन सी कंडीशन बनती है, अपसोर की कंडीशन बनती है, उपसोर की कंडीशन बनती है। यानी कि उपसोर की जो कंडीशन होती है वो 3 जनवरी को बनती है, जिसमें क्या होता है, जो सूरज होता है अपने पास, जो सन होता है और जो अर्थ होता है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वो न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, मिनिमम। जबकि अपने पास 4 जुलाई को जो बनता है वो बनता है दोस्तों अपसोर की कंडीशन। अपसोर का मतलब हो गया दोस्तों, जो अपने पास सूरज है और जो पृथ्वी है उसके मध्य की जो दूरी है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, इसका बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया आज के लेक्चर में, 2 ही महत्वपूर्ण टर्म बताइए। एक तो बताइए दोस्तों अयनांत और एक बताया आपको विषुव। देखो अयनांत के बारे में मैंने आपको 2 प्रकार से बताया। एक तो होता है अपने पास दोस्तों शीत अयनांत, इसमें क्या होता है अपने पास, जो सूरज की लंबवत किरणें दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, सूर्य की लंबवत किरणें सीधी मकर रेखा पर गिरती हैं या फिर पड़ती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता था अपने पास, जो दक्षिणी गोलार्ध होता था दोस्तों, उसमें तो गर्मी का दिन होता था तथा बड़े दिन होते थे। ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता था, ठंड का समय होता था और छोटे दिन होते थे। ठीक है, ये पढ़ा। और एक कंडीशन पढ़ी थी अपन ने दोस्तों 22 दिसंबर वाली, उस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, आ गया समझ में। और एक पढ़ा था अपन ने दोस्तों ग्रीष्म अयनांत, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सूरज की लंबवत किरणें होती हैं वो किस पर गिरती हैं, कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो होता है अपने पास गर्मी का दिन और बड़े दिन होते हैं। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों, ठंड का समय होता है और छोटे दिन होते हैं। कब, ग्रीष्म अयनांत में। और एक डेट पड़ी थी दोस्तों अपन ने 21 जून की। इस टाइम पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो जाती हैं, एक तो शीत अयनांत हो गया, एक हो गया ग्रीष्म अयनांत। दोनों के बारे में एक बार और आपको रिवाइज करवा दिया। एक विषुव के बारे में पढ़ा, तो विषुव 2 प्रकार से पढ़े अपन ने। एक तो पढ़ा दोस्तों अपन ने वसंत विषुव, इसका क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और एक पढ़ा अपन ने शरद विषुव। देखिए वसंत विषुव की कंडीशन अपन ने देखी थी 21 मार्च को, और ये कंडीशन देखी थी अपन ने 23 सितंबर को। इसमें क्या होता है, दिन और रात यानी कि डे और नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 12-12 घंटे के होते हैं। और इसमें भी ये कंडीशन होती है। 2 चीजें थी। और विषुव की जो कंडीशन बनती है कब बनती है, जब सूरज की लंबवत किरणें किस पर गिरती हो, अपने पास भूमध्य रेखा पर गिरती हो। ठीक है, तो चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इस प्रकार से आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। कोई भी आपके यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो नहीं छूटता है। मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको। जो पिछला लेक्चर था उसमें जो पृथ्वी की सामान्य गतियां होती है अपने पास, जो खगोलीय गतियां होती है 2 प्रकार की, उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी थी। उनसे संबंधित जो भी अपने पास महत्वपूर्ण बिंदु थे वो देखे थे दोस्तों।
चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। इसके अलावा दोस्तों उपसौर अपसौर के बारे में आपको जानकारी दी। फिर आज अपन ने जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है उससे रिलेटेड अपन ने 4 अलग अलग कंडीशन पढ़ी, जिसके अंतर्गत अपन ने अयनांत के बारे में पढ़ा और विषुव के बारे में पढ़ा। और इसके अलावा दोस्तों अपन ने सौर वर्ष के बारे में भी पढ़ा है। तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाते हैं आपके, और ये चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक रहेगा अपने दोस्तों वो रहेगा अक्षांश और देशांतर। काफी अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाने वाला हूँ। सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों, जो भी जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है।